अवनी ने अपने पति मनीष को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से मनीष के चिल्लाने की आवाज आई। अवनी भागती हुई अंदर गई तो देखा मनीष गुस्से में भरा बैठा था। अवनी को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती हो? तुम्हें नाम, पैसा, 2 बेटे, कोठी क्या कुछ नहीं दिया मैंने, और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने मुझसे नजरें फेर ली। अवनी इससे पहले कुछ बोलती, उसके दोनों बेटे रचित और सार्थक और इसके साथ ही सास ससुर भी आ गए। रचित गुस्से में बोला, मम्मी आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन अगर आप टीवी नहीं देखेंगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आपको यहाँ पापा के पास बैठना चाहिए। सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं करती है। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ अवनी कि तुमने तो अपनी नजरें ही फेर ली। अवनी कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही। वह अपराध जो उसने किया ही नहीं था। मनीष के सिर पर अवनी ने जैसे ही हाथ फेरा, मनीष ने झटक कर हाथ हटा दिया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था मनीष कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है और वह क्या करे। वह पूरी कोशिश करती, पर आखिर है तो वह भी इंसान ही। पिछले 3 सालों से मनीष के कैंसर का इलाज चल रहा था। अवनी शुरुआत में रात दिन मनीष के साथ साएं की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वह तन मन से थक गई थी। मनीष की इतनी देखभाल करने के बाद भी मनीष हमेशा गुस्सा ही रहता और परिवार के सब लोग मनीष का भार अवनी पर डालकर निश्चिंत हो गए थे। मनीष की बीमारी मानो अवनी के लिए एक कैदखाना हो गई थी। अवनी के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सबकी निगाहें रहती थी। अवनी अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो मनीष की नजरों में सवाल तैरने लगते थे। अवनी का बहुत मन होता मनीष को बताने का कि उसे भी दुख है, पर वह जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 3 सालों से अवनी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो अवनी के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। अवनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह मनीष के जिंदा होते हुए भी सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली थी, पर अवनी तो पिछले 3 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से अवनी की आंख लगी और मनीष के चिल्लाने की आवाज से एक झटके से खुल भी गई। मनीष गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा न होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती अवनी। अवनी बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही उसकी सास बोली, आज तो तुमने हद ही कर दी है बहू। कब मनीष कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा? तुम्हें पता है ना, कीमोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना जरूरी है। मनीष को चाय और बादाम देकर अवनी नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अवनी ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर-कर इधर उधर बिखरे हुए थे और उसने इंडिगो ब्लू रंग का सूट पहन लिया था जो उस पर बहुत खिल रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, वह युवक बोला, अरे भाभी जी को तो देखकर लगता ही नहीं है कि इनके 18 और 20 साल के 2 बेटे भी होंगे। मनीष करवा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने तो सारा बुढ़ापा तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वह फपक फपक कर रोने लगा। अवनी अपराधी की तरह फिर से खड़ी रह गई। अवनी सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण मनीष के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे, आंखें अंदर धंस गई थी, पर अवनी को समझ नहीं आता था कि वह कैसे मनीष का मनोबल बढ़ाए। तभी वह युवक बोला, अरे अवनी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मनीष की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम कुणाल है। अवनी बोली, अरे आप बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ आपके लिए। अवनी ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा और लाल मिर्च की चटनी बना ली थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो मनीष को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर वह खुश हो गई। कुणाल बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाए, बड़ी कसकर भूख लगी है भाभी। आज शायद लगभग 1 साल के बाद मनीष ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाना खाया। कुणाल पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और अवनी के नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों अवनी को लग रहा था कि कुणाल के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और कुणाल ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा। अवनी भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते कुणाल से बोली, और आपके घर में सब कैसे हैं? कौन कौन है आपके घर में?
कुणाल हंसते हुए बोला, मैं ही घर हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। अवनी बोली, अच्छा तो क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? कुणाल बोला, करी थी, मगर सोनल मेरी बीवी शादी के 4 साल बाद ही मुझसे अलग हो गई थी। अवनी ने धीमे से कहा, ओह सॉरी। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, अगर कोई मेरी टाइप की मिलेगी तो मैं फिर से शादी कर लूँगा। कुणाल बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता था। उसके आते ही अवनी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। वह अवनी से सुख दुख की बातें भी करता था। धीरे धीरे कुणाल और अवनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुणाल लगभग 2 महीने रहा और इन 2 महीनों में वह हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार कुणाल ने मूवी का प्लान बनाया तो रचित और सार्थक का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो कुणाल बोला, मनीष भैया और अवनी भाभी नहीं चलेंगी क्या? अवनी की सास बोली, अरे मनीष कहाँ आता जाता है कहीं, वह तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं जाते। कुणाल ने जबरदस्ती मनीष को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वह खुद बीच में ही मनीष के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में कुणाल और अवनी पॉपकॉर्न लेने गए तो कुणाल बोला, ऐसे ही खुश रहा करो तुम, अच्छी लगती हो। भैया बीमार है पर आप क्यों उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? कुणाल जाते जाते अवनी की हिम्मत और साहस दे गया। अब अवनी महीने में एक बार जरूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। मनीष की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें, सास ससुर की नसीहतों को अब अवनी अनदेखा कर देती थी। जब भी अवनी को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो वह कुणाल से फोन पर बात कर लेती थी। मनीष के अंतिम दिनों में कुणाल भी वहीं आ गया था। कुणाल के आने से अवनी को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब मनीष की मृत्यु हो गई तो कुणाल ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहा था। वह पूरे 1 महीने रुका और जाने से पहले कुणाल ने अवनी को कहा, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब अवनी ने फिर से अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार उसे यह करने से रोक रहा था। अवनी मनीष से प्यार जरूर करती थी, लेकिन वह हमेशा गुस्से में रहता था और उसकी चिड़चिड़ाहट ने अवनी को अंदर तक तोड़ दिया था। जब अवनी ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटे का बिजनेस सीखने की है। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख न भोगना पड़े। अवनी उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नजरें उसे चुभती रहती। अवनी कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला जमाना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। मनीष की मृत्यु को पूरे 1 साल हो गए थे। आज मनीष की बरसी थी और कुणाल भी घर पर आया हुआ था। अवनी को देखते ही बोला, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु ही है, तुम्हारी नहीं। अवनी यह सुनकर फफक फफक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं भी उनके साथ मर जाती कुणाल। मेरे कपड़े पहनने, हंसने बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही मुझ पे शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है, घर पर कोई काम है ही नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है, मुझे देवी नहीं बनना है। कुणाल ने एकाएक कहा, अवनी मुझसे शादी करोगी? अवनी एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, तुम ये क्या कह रहे हो कुणाल? मेरे 2 जवान बेटे हैं। कुणाल बोला, हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी जरूरत नहीं थी। सोच कर बताना, अगर जवाब न भी होगा तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। कुणाल के जाने के बाद अवनी बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही, मगर उसके अंदर डर उसे भयभीत करता रहा। कुछ दिनों बाद मनीष के परिवार में ही एक शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर अवनी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, यह नारंगी रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर की साड़ी क्यों नहीं पहन ली? लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें जरा भी अपने पति मनीष के जाने का दुख नहीं है? जैसे ही अवनी जाने लगी तो बड़े बेटे रचित की आवाज आई, मम्मी यह लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए, लोग आपको ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अवनी अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो वह एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी।
उसने अपना मेकअप भी हटा दिया था। ससुर जी उसे देखकर गुस्से में बोले, बहू, यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो तुम, ताकि सब लोगों को लगे कि हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार अवनी उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वह कुणाल से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने अवनी ने कुणाल से विवाह करने का फैसला सुना दिया। अवनी का यह फैसला सुनकर दोनों बेटे सख्ते में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो कुणाल से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था अवनी, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी करने की उम्र है, न कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा। सार्थक, अवनी का बेटा, गुस्से में बोला, अगर आपने कुणाल से शादी करी तो हम आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। अवनी के माता पिता भी उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। अवनी की भाभी बोली, दीदी, सार्थक और रचित के बारे में तो सोचो, लोग क्या कहेंगे। कुछ वर्षों बाद आपके पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप अभी डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके 2 जवान बेटे हैं, आपको क्यों किसी के सहारे की आवश्यकता है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किसी को समझाएं। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी अवनी और कुणाल ने कोर्ट में विवाह कर लिया। जब सब पुराने रिश्ते से रीति होकर अवनी कुणाल का हाथ थामकर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गीली थीं। अवनी कुणाल से बोली, कुणाल, मुझे मेरे बेटों ने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। कुणाल हंसते हुए बोला, अवनी, देर सवेर रचित और सार्थक तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी ही होती है, और वो भी धीरे धीरे तुम्हारी भावनाओं को समझ जाएंगे। अवनी के मन में ये पंक्तियां बार बार उमड़ रही थी। न बनना चाहती हूँ मैं देवी और न ही बनना चाहती हूँ सती। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो उम्र में चाहती हूँ जीवन में भावनाओं की गति। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।